पिछले 100 सालों में हम इंसानों ने बहुत तेजी से तरक्की की है। आज हम जानते हैं कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, ये समुद्र कहां से आया। आज हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं और कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रहों के बारे में पता लगाने में सक्षम हैं कि क्या वहां जीवन के पनपने लायक कंडीशंस है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि साइंटिस्ट ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी एक्सो स्टार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ कौन सी गैसें हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पानी है या नहीं। साइंटिस्ट्स एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ट्रांजिट मेथड, रेडियल वेलोसिटी मेथड, डायरेक्ट इमेजिंग, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग एंड एस्ट्रोमेट्री। आइए सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिट मेथड के बारे में। इस मेथड से एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट स्टार से आने वाले लाइट के कर्व को एनालाइज करते हैं। जब एक ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे से आने वाली प्रकाश में थोड़ी सी कमी आती है, जिसे वैज्ञानिक ट्रांजिट या मिनी इक्लिप्स कहते हैं। ब्राइटनेस में आए इस छोटे से बदलाव से किसी भी ग्रह के वायुमंडल, सतह का तापमान और उसके आकार के बारे में पता लगाया जा सकता है। नासा के केपलर एंड केपलर 2 मिशन ने 3000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स को इसी ट्रांजिट मेथड के जरिए खोजा है और अब तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं उनमें से 80% एक्सोप्लैनेट्स ट्रांजिट मेथड के जरिए ही खोजे गए हैं। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी है, जैसे कि प्लैनेट बहुत छोटा हो या स्टार बहुत बड़ा और चमकीला हो, तो ऐसे कंडीशन में छोटे ग्रहों की खोज करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही कभी कभी फॉल्स डिस्कवरीज भी हो जाती है, क्योंकि स्टार के ब्राइटनेस में कमी कई और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के कारण भी हो सकते हैं। और ट्रांजिट मेथड की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसका ऑब्जर्वेशन पीरियड, क्योंकि ट्रांजिट इवेंट के लिए प्लेनेट का स्टार के सामने से गुजरते समय ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। ऐसे में कई प्लैनेट्स हैं जो लॉन्ग पाथवे में ऑर्बिट करते हैं, जो कई दशकों में एक बार सूर्य के करीब आते हैं। यानी अगर ग्रह की कक्षा लंबी है तो ट्रांजिट इवेंट भी रेयर हो जाती है, जिससे उसकी खोज करना मुश्किल हो जाता है। ट्रांजिट मेथड के बाद जो सबसे फेमस एक्सोप्लैनेट फाइंडिंग मेथड है वो है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड भी कहा जाता है। जब एक प्लैनेट स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं तो प्लैनेट एंड स्टार दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स के कारण न केवल ग्रह तारे की चारों ओर घूमते हैं, बल्कि तारा भी थोड़ा हिलता है। स्टार में होने वाले इस वॉबल मूवमेंट से उसके लाइट वेव में चेंजेस आते हैं। इसे डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। तारे की गति को देखकर और उसके ब्राइटनेस में होने वाले चेंजेस को एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स यह पता लगाते हैं कि वहाँ कोई ग्रह है या नहीं। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स तारे से आने वाले रोशनी के स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। जब तारे का स्पेक्ट्रम नीला या लाल होता है तो यह संकेत देता है कि स्टार में मूवमेंट हो रहा है और इससे उसके पास ग्रह की मौजूदगी का पता चलता है। इस मेथड से प्लेनेट के मास एंड साइज का पता लगाया जाता है। इसकी खास बात है कि ये एक ही तारे के चारों ओर कई ग्रहों का पता लगा सकते हैं। साथ ही रेडियल वेलोसिटी मेथड से लॉन्ग पाथवे में ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स का भी पता लगाया जा सकता है, जो ट्रांजिट मेथड से नहीं खोजे जा सकते। परंतु इसमें भी कुछ परेशानियां हैं, लाइक छोटे और कम द्रव्यमान वाले प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल इफेक्ट लो होती है, जिससे तारे की गति में बहुत कम बदलाव आता है। ऐसे में छोटे ग्रहों की खोज करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही कभी कभी तारे की अपनी आंतरिक गतिविधियां भी उसके डॉपलर शिफ्ट को अफेक्ट करती है, जिससे ग्रहों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल ये मेथड मेनली हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए परफेक्ट है। एंड द नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट इमेजिंग। इस मेथड से एक्सोप्लैनेट को खोजना ट्रांजिट मेथड एंड रेडियल वेलोसिटी दोनों से ज्यादा टफ है। इससे किसी एक्सो स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स की डायरेक्ट इमेज ली जाती है। ये एक्सो प्लैनेट्स आमतौर पर बहुत दूर और डिम होते हैं, इस कारण उन्हें सीधे तौर पर देखना कठिन हो जाता है। परंतु डायरेक्ट इमेजिंग उन स्थितियों में उपयोगी होते हैं जब ग्रह अपने तारे से पर्याप्त दूरी पर हो। परंतु इन एक्सो प्लैनेट्स को खोजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तारे की चमक ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, जिससे प्लैनेट के डिम लाइट को देखना मुश्किल हो जाता है। और इस समस्या से निपटने के लिए स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कोरोनोग्राफी, स्टार सेड एंड एडवांस टेलीस्कोप्स। कोरोनोग्राफ टूल स्टार से आने वाले लाइट को ब्लॉक कर देता है, ताकि ग्रह से आने वाली हल्की रोशनी को भी पहचाना जा सके। स्टार सेड ये एक विशाल छतरी के आकार का होता है और ये भी स्टार के ब्राइटनेस को ब्लॉक करने का काम करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये प्लैनेट्स हमसे काफी दूर होते हैं और इस वजह से इनकी इमेज लेने के लिए एडवांस टेलीस्कोप्स का उपयोग किया जाता है। लाइक अंतरिक्ष में तैनात दो सबसे बड़े टेलीस्कोप्स हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा द्वारा स्पेस में एस्टैब्लिश्ड किया गया है। और जमीन पर मौजूद दो सबसे बड़े एडवांस टेलीस्कोप्स हैं, VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप और केक ऑब्जर्वेटरी। परंतु एक्सोप्लैनेट से आने वाली लाइट पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय झिलमिलाती है, जिससे क्लियर इमेज मिलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए ज्यादातर स्पेस टेलीस्कोप्स का ही उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट इमेजिंग मेथड से ग्रहों का वातावरण, बादल और वहाँ के वायुमंडल की स्थितियों का भी पता
लगाया जा सकता है। इस मेथड से साइंटिस्ट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स में बायो सिग्नेचर्स और वहाँ मौजूद किसी प्रकार के परग्रही जीवन का पता लगाने में सक्षम है। इसके साथ ही साइंटिस्ट इसके जरिए प्लैनेट के सरफेस एंड टेम्परेचर का भी पता लगाते हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा, ट्रांजिट मेथड, रेडियल वेलोसिटी एंड डायरेक्ट इमेजिंग मेथड से इतना सब कुछ तो पता लगा लिया, लेकिन पता लगाया कैसे? तो आओ फिर देखते हैं इन साइंटिस्टों की खुराफाती। दरअसल वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड टेम्परेचर का पता लगाने के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड से जो प्लैनेट से आने वाले लाइट के डेटास को कलेक्ट किया था, उन डेटास को स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में अप्लाई किया जाता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड भी कई तरह के होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में मेनली दो मेथड्स ही यूज होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। आइए एक एक करके दोनों को डिटेल में समझते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब किसी तारे का प्रकाश एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो ग्रह का वातावरण कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पर उस प्रकाश को वहाँ मौजूद पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या कहूँ तो उस प्रकाश में अपने बायो सिग्नेचर्स छोड़ देता है। और जब ये लाइट एब्जॉर्ब होती है तो स्पेक्ट्रम में कुछ काले लाइंस का निर्माण होता है, जो उस प्लेनेट के वातावरण में उपस्थित तत्वों की पहचान करने में मदद करता है। जब ये लाइट हमारे तक पहुँचती है तो ये इंफ्रारेड फॉर्म में पहुँचती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु जब इसे ग्रेटिंग के जरिए डिवाइड किया जाता है तो ये विबग्योर और स्पेक्ट्रम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक रंग किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स अपने स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस एब्जॉर्प्शन से जो ब्लैक लाइन फॉर्म होते हैं, उससे ये मैच किया जाता है कि कौन सी एब्जॉर्प्शन लाइन किस एलिमेंट से मैच कर रही है, जिससे वहाँ के कंडीशंस को प्रेडिक्ट करने में मदद मिलती है। नाउ अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड पर। जब कोई कण ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वह एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए वो अपनी सामान्य अवस्था में वापस लौटने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट या रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिससे एमिशन लाइंस का फॉर्मेशन होता है। ये एमिशन लाइंस तीन तरह के होते हैं, थर्मल एमिशन, स्पेक्ट्रल एमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। और इन्हीं एमिशन लाइंस की स्टडी करके ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोई प्लेनेट हैबिटेबल है या नहीं। इसके अलावे भी कई और मेथड्स हैं, लाइक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कंप्यूटर मॉड्यूलिंग, जो एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं। ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें हजारों एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लाइंस होते हैं। साइंटिस्ट्स इसकी स्टडी करते हैं और कंप्यूटर मॉड्यूलिंग का उपयोग करके यह पता लगाते हैं कि ग्रह के वातावरण में कौन कौन सी गैसें हैं, उनकी मात्रा क्या है और उनके तापमान और दबाव की स्थिति कैसी है। आज हम विज्ञान की मदद से अरबों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रहों और वहाँ की स्थितियों का पता लगा सकते हैं, परंतु ब्रह्मांड का हर एक रहस्य एक नया सवाल और एक नया जवाब देता है। हम इंसान आज अंतरिक्ष में जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ को समझ सकते हैं और ब्रह्मांड में परग्रही जीवन के संकेत ढूंढ सकते हैं, परंतु हमारा सफर सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमें अभी और भी आगे जाना है और टेक्नोलॉजी वाइज इतना एडवांस होना है कि एक दिन हम उन ग्रहों तक पहुंच सकें जो केवल हमारी कल्पनाओं में है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे एक लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी रोमांचक सफर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।